हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास अध्याय 12 विद्युत की फिजिक्स, या कह सकते हैं फिजिक्स का दूसरा पार्ट जो आपका विद्युत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत क्या होता है और विद्युत के बारे में। तो विद्युत चूँकि प्रत्येक पदार्थ में एक विद्युत धारा प्रत्येक पदार्थ की एक बेसिक इकाई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूल राशियों में विद्युत धारा भी एक इकाई है जिसका मात्रक एम्पियर होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो वो विद्युत धारा चूँकि प्रत्येक पदार्थ में मौजूद है, प्रत्येक पदार्थ की मूल गुण है, मूल राशि है, तो आखिर वो किस रूप में पदार्थ में मौजूद होता है? तो वो होता है पदार्थ के कणों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉनों के जो आवेश होते हैं, वो आवेश के ऊपर ही विद्युत धारा निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आवेश क्या होता है, और ये पदार्थ की संरचना से ही आप जानते होंगे पहले से ही। तो आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश परमाणुओं का एक मूल कण जो होता है, तो आवेश परमाणु का एक मूल कण है या मूल कण में उपस्थित ऊर्जा है। यह धनात्मक भी हो सकता है और यह ऋणात्मक भी हो सकता है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण मतलब समान आवेश अगर एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, मतलब 2 आवेशों के बीच बल लगता है, तो वो बल या तो प्रतिकर्षित होगा और या तो आकर्षित होगा। जब समान आवेश एक दूसरे के निकट आएंगे तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब वो एक दूसरे का प्रतिकर्षण बल द्वारा ढकेलेंगे, और जब असमान आवेश तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कूलम सी जो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, एसआई मात्रक। और एक कूलम आवेश जो होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, याद रखें 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। वहीं अगर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश हम लोग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻−19 कूलम ऋणात्मक आवेश होता है। अब चूंकि ये आवेश जो आदान प्रदान होता है, तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो विधि है या जाने का जो रास्ता है, जा रहा है, ये क्रिया ही क्या कहलाएगा? विद्युत धारा, या कह सकते हैं आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। परंतु इसके साथ अब कितना तेजी से जा रहा है तो उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं? इकाई या समय में आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आवेश प्रवाहित होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, उतना ज़्यादा विद्युत धारा बहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल जो आवेश होता है, और ये जाता किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनों की मदद से जाता है, इसलिए कुल आवेश बराबर Ne होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और गुने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q बराबर Ne, ये पहला फार्मूला हमारा सूत्र के तौर पे हुआ, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे? आवेश की दिया रहे, आवेश की मात्रा दिया रहे, तो हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया रहे तो हम निकाल सकते हैं कि कितना आवेश है। E जो है, E एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है और उसका मान आप जानते हैं कितना होता है। ये कह सकते हैं कि सबसे न्यूनतम आवेश है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और यहाँ पे इसको आगे की कक्षाओं में आप क्वांटीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। अब क्वांटीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये जब भी जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन या 1/2 इलेक्ट्रॉन टूट के इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। इसलिए जब भी जाएगा तो ये जो 1.6 × 10⁻−19 कूलम के गुणात्मक रूप में ही आवेश का प्रवाह होगा। विद्युत धारा, तो आवेश के प्रवाहित होने की दर, अर्थात इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो गया? आवेश बटा समय। देखिए समय जब भी रहे ना, कहीं पे किसी के नीचे समय रहे, तो आप समझ लीजिए कि इकाई समय में वो घटना होने वाली है। तो इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि विद्युत धारा को हम I से सूचित करते हैं।
आवेश को हम Q से सूचित करते हैं और समय को हम T से सूचित करते हैं, इसलिए I बराबर QT या Q बराबर हम लिख सकते हैं IT। चूंकि धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और आवेश का एसआई मात्रक होता है जो कूलम होता है और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड होता है, इसलिए 1 एम्पियर बराबर हम कह सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा कितनी धारा होती है, तो हम कहेंगे कि जब 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाए तो हम कहेंगे कि वहां पे बहने वाली धारा 1 एम्पियर धारा है। अगर धारा के कम मान को, न्यूनतम मान को लिया जाए तो 1 मिली एम्पियर बराबर होगा 10 पर पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होगा 10 पर पावर -6 एम्पियर। अब विद्युत धारा को मापा किस चीज से जाता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो युक्ति बनाई जाती है उसे हम ए मीटर कहते हैं और उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ए होता है। ए लिख के और एक साइड प्लस एक साइड माइनस से लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं कि किधर से प्रवेश करेगा किधर से। एमीटर का प्रतिरोध जो होता है, ये याद रखें, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है और इसीलिए प्रतिरोध के कम होने के कारण एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है किसी परिपथ में। वहीं विद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह के कारण माना गया। परंतु बाद में रिसर्च के द्वारा पता चला कि ये धनावेश के द्वारा नहीं बल्कि ऋण आवेश के कारण ये धारा प्रवाहित हो रही है। अब है विभवांतर। तो देखिए, अगर एक तरफ से गया दूसरे तरफ तो कहीं पे भी कोई चीज प्रवाहित होगा तभी होगा जब एक तरफ कम हो दूसरे तरफ ज्यादा हो। तो उन दोनों में जितना ज्यादा अंतर रहेगा उतना ज्यादा आवेश प्रवाहित होते रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों पॉइंट्स पे, दोनों छोर पे, दोनों एंड पे क्या होगा, आवेश बराबर मात्रा में हो जाएगा। तो आवेश प्रवाहित होना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बंद हो जाएगा। तो विभवांतर क्या कहते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और दो बिंदुओं में जो वो अंतर होता है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस अंतर को, उस अंतराल को हम क्या कहते हैं, हम विद्युत विभव कहते हैं। और उस जब दो बिंदुओं के विभवों का अंतर निकाला जाए तो उसे हम विभवांतर कहेंगे। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है और इसे हम किससे सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। और किया गया चूंकि कार्य है वो भी आवेश को, तो यहाँ Q है, ये थीटा जैसा दिख रहा है परंतु ये है Q। तो नीचे जैसे ही रहता है, हमने बोला था नीचे रहेगा तो मतलब वो एकांक है। जैसे पिछली बार एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते थे, यहाँ पे एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य हुआ है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश गया है तो कुछ तो कार्य हुआ है, कोई गया है तो कुछ तो कार्य हुआ है, तो ये कार्य ही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब 1 वोल्ट कितना कार्य है, तो हम कहेंगे कि 1 कूलम आवेश को लाने में जब कार्य 1 जूल होता है तो उसका विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। इसलिए हम 1 वोल्ट को 1 जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं। याद रखें, 1 वोल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, 1 जूल पर कूलम बोल सकते हैं। अब जो विभवांतर को मापने की युक्ति है, मतलब जो यंत्र है, उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं और इसको हम भी द्वारा सूचित करते हैं। और इसका प्रतिरोध जो होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है। अब श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो ये कुल प्रतिरोध बढ़ा देगा, तो इसलिए इसको चूंकि ज्यादा होने के कारण हम इसमें को किस में लगाते हैं, हम इसे समानांतर में लगाते हैं ताकि ये धारा को रोके नहीं। चूंकि ज्यादा प्रतिरोध वाला रहेगा और उसको श्रेणी में लगा दें तो वो धारा को रोक देगा। अब ये धारा रोकेगा नहीं बल्कि ये नाप तो लेगा कि दोनों में कितना अंतर है, परंतु ये उस धारा को, बहने वाले इलेक्ट्रॉन को, प्रवाहित आवेश को रोकेगा नहीं। इसलिए इसको किस रूप में लगाएंगे, हम पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में लगाएंगे। अब आपको पता है श्रेणी क्रम का मतलब जो रास्ता चल रहा है उसी रास्ते में अगर कोई जुड़ गया तो उसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। और समानांतर क्रम क्या, रास्ता एक अलग चल रहा है परंतु उसको हम अलग से किसी चीज को जोड़ देते हैं, एक अलग परिपथ बना के, तो उसे हम समानांतर क्रम कहते हैं। अब है सेल।
तो सेल क्या है, जो विद्युत धारा प्रवाहित करवाता है या जो विभवांतर उत्पन्न करता है या जो विभवांतर बना के रखता है, उस युक्ति को, जो विभवांतर को बनाए रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होता है, मतलब ज्यादा आवेश से कम आवेश की तरफ प्रवाहित होता है। ये आप कहीं पे भी प्रकृति का नियम है कि जहां पे ज्यादा ऊर्जा रहे, ज्यादा धन रहे, ज्यादा कोई भी चीज रहे, वो किधर की ओर प्रवाहित होगा, वो होगा कम वाले के तरफ प्रवाहित होगा। आगे है, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव एवं प्रतीक, आप इसको याद रखें, परिपथ बनाने वक्त, न्यूमेरिकल बनाने वक्त आपको ये सिंबल के तौर पे ही आएगा। तो जैसे सेल का आप देख रहे हैं कि क्या होता है, दो पाइप सिंबल में दो जोड़ा हुआ है। बैटरी, तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, तो इसमें 2-3 सेल लगा गया, लंबा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। खुली कुंजी, तो ये देख रहे हैं कि खुला है, इसके बीच में कुछ नहीं है। और बंद कुंजी, मतलब इसके बीच में कुछ डाला गया है इसलिए बंद है, बूंदा जैसा। और ये तार संधि, मतलब जोड़ते हैं तो वहां पे हम बूंदा बना के जोड़ते हैं, ठीक है। और बिना तार संधि, मतलब ऐसे हो गया तो ये वहां पे जुड़ा नहीं है, बल्कि वहां से पार हुआ है परंतु जुड़ा नहीं। विद्युत बल्ब, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि बल्ब कैसा बनाए हैं। और प्रतिरोधक, तो ऊपर नीचे करके जो बनाते हैं उसे प्रतिरोधक। एक है प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक इस टाइप का सिंबल होता है। एमीटर, ए लिख के और प्लस माइनस लिखते हैं, और वोल्टमीटर भी लिख के लिखते हैं। और भी संकेत आपका यूज होगा, तो उन संकेतों को आप जानकारियां इकट्ठा रखें। और जनरली जो 10th क्लास में है, इतने संकेत से काम चल जाते हैं। अब आगे है ओम का नियम। तो यहाँ पे एक बात देखेंगे, प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध क्या है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे धारा को, आवेश को, विद्युत धारा को, मतलब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। तो आपको पता होगा कि जब कोई जाता है, कोई चलता है, कोई वृद्धि करता है, तो कोई ना कोई रोकने वाला तो जरूर होता है। तो जो रोकने वाला होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मान जो निकालने वाले थे वो ओम थे, जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। इन्होंने एक नियम दिया कि रोकने वाला कब मिलेगा तुमको। तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि जब विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होती है, मतलब धारा जब बहने लगेगी तभी वो प्रतिरोध काम करेगा, ऐसे प्रतिरोध से कोई काम नहीं कर रहा होता है। धारा बढ़ने वाली, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, मतलब तुम जितना ज्यादा बढ़ना चाहोगे, जितना ज्यादा प्रवाहित होना चाहोगे, उतना ज्यादा रोकेगा, समानुपाती होता है। और परंतु जो ताप होता है, तापमान समान होना चाहिए। तो इसको कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा, नियत ताप पर किसी परिपथ में बहने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। याद रखें, नियत ताप पर किसी परिपथ में बहने वाली धारा उसके दोनों सिरों के विभवांतर के या उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब ज्यादा अगर धारा बहेगी तो उनके बीच विभवांतर ज्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, भी समानुपाती आई। अब चूंकि समानुपाती साइन है, तो इस समानुपाती साइन को अगर हम हटाएंगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, और वो स्थिरांक हम आर से सूचित करते हैं, मतलब नियत मान आएगा। अलग अलग जब पदार्थ लेंगे तो वो प्रतिरोध का मान बदलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक अक्ष पे विभवांतर और एक पे धारा लिए हैं, तो बीच में जो ये ग्राफ मिल रहा है ये किसका मिल रहा है, भी समानुपाती आई का। और ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब प्रतिरोध का है, और ये बदल नहीं रहा है। तो आर क्या होता है, नियतांक होता है। नियत ताप पे आर का मान नियतांक होता है, नियत परिपथ के लिए और नियत विद्युत धारा के लिए। अब कहता है प्रतिरोध, तो यह चालक का वह गुण है जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, मतलब ये रोकता है उसको। और इसका नाम उन्हीं के लक्ष्य, उनके नाम के आधार पर रखा गया है ओम। इसका मात्रक क्या है, प्रतिरोध का ओम। तो चूंकि अगर आप अभी अभी देखें, भी बराबर क्या होता है, आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आई को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, भी बटा आई। और भी का होता है वोल्ट, और आई का एम्पियर, और आर का ओम। तो 1 ओम बराबर क्या हो गया, 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो जब भी किसी 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पे किसी में उत्पन्न विभवांतर अगर 1 वोल्ट है, तो मान लीजिए उस वक्त जान लीजिए कि उसका परिपथ का प्रतिरोध जो है वो कितना है, 1 ओम है। अब कहता है दोस्तों कि जब परिपथ में
से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तब विभवांतर 1 वोल्ट का प्रतिरोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 ओम उसका प्रतिरोध कहलाएगा। अब एक अगला शब्द है धारा नियंत्रक। क्या है, धारा नियंत्रक। तो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, यहां पे याद रखें, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे टोटी होता है ना, टोटी जो नल के पानी को नियंत्रित करता है, वैसा ही टोटी लगा दिया जाए अगर विद्युत परिपथ में तो उसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं कि ये धारा को नियंत्रित करेगा। अब टोटी भले लोहे का हो परंतु वो पानी को नियंत्रित करता है, वैसे ही ये धारा नियंत्रक कहलाता है, चूंकि धारा को नियंत्रित करता है। परंतु समझ में आ गया। आगे तो ये प्रतिरोधक भी कहला सकता है या प्रतिवर्ती प्रतिरोधक भी। अब है कि वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो कौन कौन सा चीज हो सकता है, तो कहता है कि चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब अगर आर तार आप जितना लंबा लीजिएगा उतना ज्यादा प्रतिरोध, मतलब उतना ज्यादा रोकने वाला चीज आपको मिलेगा, आवेश को रोकने वाला चीज उतना ज्यादा मिलेगा अगर आप तार उतना जितना लंबा लीजिएगा। आगे है कि दूसरा कहता है दोस्तों कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अनुप्रस्थ काट किसको कहते हैं, इसको पहले जान लीजिए। जैसे ये तार है और यहां से काटें तो हमें एक इस टाइप का मिलेगा, तो ये जो एरिया है ये कहलाता है तार का अनुप्रस्थ काट। तो जितना मोटा तार होगा उतना कम प्रतिरोध होगा, मतलब उतना कम रोकने वाला उसको रास्ता में मिलेगा, वो उतना आसानी से धारा प्रवाहित होने लगेगा। और कहता है तापमान के समानुपाती होता है, मतलब तापमान जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, मतलब अब आप किस चीज का, जैसे आप सुने होंगे कि चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, लोहे का प्रतिरोध थोड़ा अधिक होता है, कार्बन का प्रतिरोध तो और ज़्यादा अधिक होता है, जो कुचालक होते हैं उसके प्रतिरोध बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, सुचालक के कुछ कम होते हैं प्रतिरोध। तो आप इस हिसाब से, मतलब ये पदार्थों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आगे है विद्युत प्रतिरोधकता। अगला क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता। तो कहते हैं अगर 1 मीटर भुजा वाले, याद रखें कितना, 1 मीटर भुजा वाले, मतलब लंबाई हम 1 मीटर वाले घन के, अब घन तो जानते होंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, घन के विपरीत फलकों में धारा गुजारने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। यानी अगर आपको किसी की प्रतिरोधकता, मतलब वो उसकी प्रतिरोधकता कितनी है, कम है कि ज्यादा है किसी पदार्थ की, ये ज्ञात करना है, तो उसका आप क्या करें, 1 मीटर भुजा वाला घन ले लें और तब आप उसकी प्रतिरोधकता माने, और जितनी उसकी प्रतिरोध होगी वो उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाएगी। एसआई मात्रक प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है और इसको सूचित करते हैं रो से, ऐसे पी को उल्टा कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा खींच देते हैं। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है, परंतु तापमान के साथ प्रतिरोधकता क्या होती है, परिवर्तित होती है, मतलब बदलते रहती है। वहीं अगर देखें धातुओं और मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता का परिसर है, मतलब परास है कि कितना होता है, तो ये होता है 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर। यानी किसी की प्रतिरोधकता अगर इतनी है ना तो वो क्या है, धातु होगा या सुचालक होगा। ठीक है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षाकृत अधिक होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसलिए वो तार बनाने के उपयोग नहीं आएंगे। मतलब शुद्ध पदार्थ जो शुद्ध धातुएं हैं उनके तार ज्यादा अच्छे होते हैं। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता है और अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में भी किया जाता है। एवं तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। तो तार हम किसका बनाएंगे, जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी या जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी, तो हम तार उसका बनाएंगे जिसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम कैसे करते हैं,
एक को उसी परिपथ में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये श्रेणी क्रम में है, R1 R2 R3, ये तीनों जुड़ा हुआ है एक ही परिपथ में, उसी से रास्ता। अब ये वोल्ट मीटर चूंकि इसका प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है तो इसको समानांतर क्रम में जोड़े, और ए मीटर इसको श्रेणी क्रम में जोड़े चूंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, तो इसको लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहते हैं जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ते हैं तो ऐसे को संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध मान लिए कि ये RS, मतलब टोटल का जो समीशन है श्रेणी क्रम सीरीज में जो रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस है, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब ये देखिए कैसे निकालते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रतिरोधक, प्रत्येक प्रतिरोधक में एक समान धारा बहेगी, तो I का मान तो सब में एक ही होगा, परंतु जो विभव होगा वो क्या होगा, बदला बदला सा रहेगा। तो कुल विभव बराबर हम क्या लिखेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जो बीच में खर्चा हो गया या जो अंतर आया, ठीक है, तो ये आएगा। अब है कि जो V1 बराबर, तो हम R1 मतलब दूसरा प्रतिरोध लगाए हैं, V बराबर चूंकि IR होता है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, V1 बराबर IR1 चूंकि I तो वही है, निश्चित है, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, और इस हिसाब से हम तीनों का निकाल लें तो V1 V2 V3 बराबर IR1 प्लस IR2, ये आप देख सकते हैं। और ये तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, और इन तीनों में I कॉमन ले लिए तो हमारा क्या निकल गया, R1 प्लस R2 प्लस, अब V को हम क्या लिख सकते हैं, IR, तो I से I दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो R बराबर हमारा क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपसे बार बार पूछता है, तो हम कह सकते हैं कि जो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकलता है वह सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। मतलब अगर अलग अलग प्रतिरोध का मान लेते हैं कि एक का 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 4 है, तो जो कुल प्रतिरोध होगा वो 4 ओम से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि वो क्या होगा, जुड़कर बनेगा। ठीक है, आगे है दोस्तों, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध, मतलब समानांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हमने क्या बोला था, समानांतर क्रम में जब होता है तो क्या होता है, एक अलग परिपथ दे देते हैं उसको। तो जैसे मान लेते हैं कि एक परिपथ तो इधर हुआ, दूसरा परिपथ ये वाला हुआ, तीसरा परिपथ ये हुआ, मतलब रास्ते ही बदल देते हैं बहुत सारा। और ये वोल्ट मीटर किस में है, समानांतर क्रम में, और ये ए मीटर किस में है, श्रेणी क्रम में, या आई धारा बह रही है। ठीक है, तो अब देखिए पार्श्व क्रम में प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध का जो सिरा है एक ही जगह है ना, मतलब आगे का सिरा और पीछे का सिरा एक ही जगह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी विभवांतर तो सेम होगी, परंतु चूंकि धारा तीनों से अलग अलग बहेगी, धारा का मतलब क्या, जो आवेश बहेगी तो तीनों से अलग अलग बहेगी, परंतु कुल धारा क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। चूंकि I बराबर हम लोग क्या, V बराबर IR जानते हैं, V बराबर क्या जानते हैं, IR, तो I बराबर हम तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा V बटा R। चूंकि V तो सब में सेम है परंतु R अलग अलग है, इसलिए V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। और I को हम क्या लिख सकते हैं, V बटा R, तो इसलिए V बटा R लिख दिए। अब V को अगर कॉमन ले लें एक तरफ तो ये हो जाएगा V, और V कट जाएगा तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकलता है वो एक तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक होता है, और प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का कुल योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के क्या लाभ हैं। तो चलिए देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाएगा तो परिपथ टूट जाएगा, अब आगे वाला कोई जलेगा नहीं, अब कोई काम नहीं करेगा, जबकि अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यदि इस गुण को श्रेणी में युक्त करते हैं तो श्रेणी में धारा एक जैसी रहेगी, और पार्श्व क्रम में संयोजित में प्रतिरोध कम रहता है। इसलिए पार्श्व क्रम क्या है, तो घरों में जो यूज होता है वो किस रूप में होता है, वो होता है किस रूप में, वो होता है हमारा पार्श्व क्रम में संयोजित, मतलब घर में जो वायरिंग होती है विद्युत का तारों का, वो किस क्रम में जोड़ा रहता है, वो पार्श्व क्रम में जोड़ा रहता है। आगे है दोस्तों विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं यदि एक विद्युत परिपथ को विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, मान लेते हैं किसी प्रतिरोध से जोड़े हैं, स्रोत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है और वो ऊष्मा के रूप में क्षयित होता है, तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव कहलाता है यही कहलाता है। मतलब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो चूंकि ऊर्जा बराबर हम लोग को पता है क्या होता है, शक्ति गुणे समय, मतलब H बराबर PT हम लोग जानते हैं।
तो H बराबर PT और P बराबर विद्युत शक्ति बराबर होता है विभव गुने धारा। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? विभव गुने धारा। तो हम P को क्या लिख सकते हैं? VI, क्योंकि P बराबर VI और VIT, तो H बराबर क्या हो गया? VIT। अगर मान लेते हैं विभवांतर नहीं दिया हुआ है, केवल धारा पता है और प्रतिरोध पता है, समय कितने समय के लिए दिया गया है, तो V बराबर चूंकि IR होता है इसलिए हम क्या लिखेंगे? H बराबर V के जगह पे भी IR, I गुने I स्क्वायर RT। तो H बराबर हमारा क्या हो जाएगा? मतलब ऐसा कह सकते हैं कि किसी परिपथ में दी गई धारा या उत्पन्न ऊष्मा जो होती है, वो परिपथ में दी गई धारा, परिपथ का प्रतिरोध और कितने समय के लिए दिया गया है, इस पे निर्भर करता है। आगे दोस्तों क्या था? उत्पन्न ऊर्जा बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर RT। अब जूल को विद्युत धारा का तापन नियम इसी को कहते हैं, H बराबर I स्क्वायर RT को। इसे हम इसको किसने निकाला था सर्वप्रथम? तो जूल ने निकाला था। इसलिए अब इस नियम में क्या निकल के आया? इस नियम से निकल के आया कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है वो विद्युत धारा के वर्ग के, चूंकि H समानुपाती होती है I स्क्वायर के, मतलब विद्युत धारा के वर्ग के क्या होती है? वो समानुपाती होती है। फिर क्या निकला? प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं, मतलब जो ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध के H समानुपाती होती है R, ठीक है। और विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के भी समानुपाती होते हैं, मतलब जितने ज्यादा समय के लिए दिया जाएगा उतने ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। अब इस प्रभाव पे कौन कौन सा चीज कार्य करता है? तो आप जो हीटर देखते हैं, हीटर, ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करता है। जो आप प्रेस देखते हैं, प्रेस जो आयरन करने वाले, वो भी तापीय प्रभाव पे काम करता है। परंतु कुछ चीजें हैं जैसे कंप्यूटर, मोबाइल आदि, ये अवांछनीय होते हैं, बहुत कम तापीय प्रभाव काम करते हैं परंतु बहुत कम गर्म होते हैं। आगे विद्युत बल्ब में जो अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है और कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो जाती है, और अतः हम कह सकते हैं यहां पर भी कौन काम करता है? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव काम करता है। आगे है दोस्तों कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस चीज का बना रहता है? तो टंगस्टन का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है टंगस्टन का? क्योंकि ये उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है। उपचयित मतलब ये जलेगा नहीं चाहे अब तापमान, क्यों? क्योंकि इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना तापमान तक ये गलने वाला नहीं है। तो और इसका प्रतिरोध भी उच्च है, तो ये क्या करता है? प्रतिरोध उच्च होने के कारण इसमें जब धारा जाती है तो उसको तुरंत ऊष्मा में बदल देता है। बल्बों के रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन, अगर आयु वृद्धि रहे, चूंकि ऑक्सीजन तनिक भी रहेगा तो वो जो उसको जला सकता है, तो वहां ऑक्सीजन को हटा के क्या भर दिया जाता है? अक्रिय गैस, जिसमें नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम ये सब भरा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों विद्युत शक्ति की, कि विद्युत शक्ति क्या है। तो ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर, कि हम इकाई समय में कितना ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति को P बराबर करते हैं, और P बराबर क्या होता है? VI। तो P बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R या V स्क्वायर बटा R। और शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक होता है वाट, और अभी अभी जो ऊष्मा था उसका मात्रक जूल। तो 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 वाट बराबर हो जाएगा, चूंकि V स्क्वायर बटा R है तो हम कह सकते हैं V का वोल्ट, ठीक है, और R का प्रतिरोध। तो या तो हम इसको V बटा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं I स्क्वायर R, तो एम्पियर भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा, तो अब ऊर्जा का एक और शक्ति होता है किलोवाट। क्या होता है? एक तो होता है शक्ति का मात्रक क्या? वाट, और दूसरा क्या होता है? किलोवाट, बड़ा मात्रक। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल, याद रखें। और इसी को हम विद्युत ऊर्जा में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं 1 यूनिट। अब आपका कुछ प्रश्न है, आशा है कि आप जवाब देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विभवांतर किसे कहते हैं? तो इकाई आवेश को किसी स्थान पे लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है? विभवांतर। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो जो आवेश को रोकता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। उपयुक्त विद्युत ऊर्जा, उपयुक्त विद्युत ऊर्जा, तो ये क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT। प्रतिरोधकता को परिभाषित करें तो प्रतिरोधकता क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो आवेश के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है, उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। धारा को मापने वाला यंत्र, तो एमीटर। बल्ब के फिलामेंट का तंतु, टंगस्टन का। प्रतिरोध के संयोजन के प्रकार क्या हैं? तो 2 प्रकार हैं, कौन कौन जानते ही हैं।
कौन कौन? श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। आगे दोस्तों आगे का क्वेश्चन पे देखते हैं 2 मार्क्स का। वोल्ट मीटर और एमीटर परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर चूंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, तो इसे समानांतर क्रम में, और एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, इसलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्ब का तंतु उच्च गलनांक का वाला क्यों लिया जाता है? चूंकि अगर निम्न गलनांक वाला हो तो पिघल जाएगा, जल्दी पिघल जाएगा, चूंकि उसका काम ही है ऊष्मा में बदलना। फ्यूज की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है? चूंकि उस कम गलनांक वाला फ्यूज तार लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही तापन प्रभाव के कारण जैसे ही लोड बढ़ता है तो वो खुद गल जाता है और पूरे परिपथ को बचा लेता है। आगे कहता है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो अभी अभी देखें 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। और अब कहता है दोस्तों कि पी आई भी में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है? भी आई होता है। आगे कहता है किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसको याद रखें ऐसे। आर बराबर होता है दोस्तों रो इंटू एल बट्टा ए। ये 3 कारक है जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। परंतु एक और भी भौतिक कारक है, वो है टेम्परेचर, जो क्या करता है? प्रतिरोध को प्रभावित करता है। तो प्रतिरोधकता अलग अलग होगा। अब लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब क्या? एल बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब मोटा तार का प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, आगे है दोस्तों ओम का नियम बताएं। तो ओम का नियम में क्या था? ओम का नियम नियत ताप पर किसी परिपथ में दी गई विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई होता है, और इस आई को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? भी बराबर आई आर, जहां क्या होता है? आर एक नियतांक होता है, नियत होता है। ठीक है, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है? वही जूल का नियम H बराबर आई स्क्वायर आर टी। और इस नियम को हम ऐसे कर सकते हैं कि जूल महोदय ने बताया कि किसी परिपथ में दी गई विद्युत धारा यानी आई का वर्ग उसमें उत्पन्न ऊष्मा के या उसके द्वारा किए गए कार्य के समानुपाती होता है, उसका प्रतिरोध उसके उत्पन्न कार्य के समानुपाती होता है, लिया गया समय भी। तो ये जूल का नियम था जो H I R T ये सब में क्या बताता है? संबंध बताता है। आगे है दोस्तों, यदि किसी चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और मोटाई को आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या किया गया? R इक्वल टू मान लेते हैं रो तो वही है, लंबाई को दुगुना कर दिया गया मतलब 2L हो गया, और मोटाई को क्या कर दिया गया? मोटाई को आधा कर दिया गया, मतलब मोटाई जो A था उसको A/2 कर दिया गया, तो ये 2 ऊपरे चल जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। तो जो प्रतिरोध होगा वो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अगला है कि आप प्रवाहित प्रतिरोध निकालें। तो देखिए समानांतर क्रम में क्या होता है? 1/1 1/1 1/1। तो चूंकि 1/1 1/1 है तो 1, तो 3 बटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 3/1 मतलब 3। अब इसको पलटेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 3। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध 1/3 हो गया। इसका भी उसी हिसाब से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या करता है? 2 गो, तो पहले 3 3 6, चूंकि श्रेणी क्रम में है 3 3 6 श्रेणी क्रम में है। अभी दोनों को समानांतर क्रम में मतलब 1/6 1/6 6 के लघुत्तम क्या हो गया? 6 हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा? इधर 1 + 1 2 मतलब 1 बटा कितना हो गया? मतलब 2/6 यानी 3 हो गया। अब इस दोनों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ओम। तो कितना हो जाएगा इसका पूरा समतुल्य प्रतिरोध? 3 ओम हो जाएगा। अब इसका भी आप उसी हिसाब से निकाल सकते हैं दोस्तों। आगे कुछ है कि प्रकाशीय तथा दूसरे उपकरणों को घरेलू परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो हमने बोला था कि ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो एक फ्यूज होगा तो सब जलना बंद हो जाएगा। आगे जूल के तापन नियम का वर्णन करें। अभी अभी हम लोग किए थे, H बराबर I स्क्वायर आर टी। उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? अभी अभी इस बात किए थे। आगे है क्या दोस्तों कि ये समीकरण मतलब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, आप आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पे जूल के तापन नियम यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है एक न्यूमेरिकल के तौर पे, आप उसे पकड़ सकते हैं और जाकर किताब पढ़ें। और नया होता है तो इसका लाइव वीडियो आप देखें, कल आपका फेसबुक पे भी लाइव है और यूट्यूब पे भी है। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे पूरे चैप्टर्स के समझाते हुए न्यूमेरिकल के साथ।